ऑन हो गई रिकॉर्डिंग? चलो शुरू किया जाए। तो अब हम देखने वाले हैं, ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर है, थोड़े बहुत जो बच गए हैं कल के उसको आज कवर कर लेते हैं। हेरिडिटी लेक्चर नंबर 4। हमने कल क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने देखा था कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, दो तरीके के एक्सपेरिमेंट देखा, पहला मोनोक्रॉस और दूसरा क्या है, दूसरा एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, मोनोहाइब्रिड। और फर्स्ट का मोनोहाइब्रिड, सेकंड का नाम क्या है, डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में हमने देखा कि एक कैरेक्टर को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया गया, कोई भी एक कैरेक्टर, जैसे हमने जो देखा उसमें क्या कैरेक्टर लिया गया था, हाइट को लेकर के, है ना। अगर हम डाइहाइब्रिड की बात करेंगे तो दो कैरेक्टर को एक साथ डिस्कस किया जाएगा, एक साथ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखे थे कि जो पॉड है, सॉरी जो सीड है, सीड का क्या शेप और कलर पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, है ना। तो ये हमारा मोनोहाइब्रिड था। मोनोहाइब्रिड में हमने क्या देखा था? मोनोहाइब्रिड में हमने समझा था कि सबसे पहले दो प्योर लाइन प्लांट को लिया जाता है, और प्योर लाइन प्लांट जो कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर के रहते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, जैसे ये टॉल है और ये क्या है, डॉर्फ है। इन दोनों को लिया गया तो पहले में क्या होगा, डोमिनेंट वही अपीयर होगा, इसीलिए पहले जनरेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिले, टॉल वाले ही प्लांट मिले। फिर जब इन दोनों में आपस में हुआ तो फिर हमने पुनेट स्क्वायर बना करके देखा कि कैसे हमें अलग अलग तरीके के प्लांट मिले, मतलब टॉल और डॉर्फ दोनों ही मिल गए। तो यहां हमने देखा कि रेशियो क्या था, टॉल और डॉर्फ डॉर्फ रेशियो था 3:1। और अगर हम उनके जीन का रेशियो देखें तो क्या था, टी 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 स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इसका रेशियो में क्या मिला अमन, इसका रेशियो में क्या मिला, 1:2:1। ठीक है, देखें तो हमने यहां तक के समझा हुआ था कि जब पेरेंटल जनरेशन के प्लांट आपस में मैटिंग करते हैं तो क्या आता है, फर्स्ट जनरेशन, और फर्स्ट जनरेशन के प्लांट आपस में मैटिंग करते हैं तो क्या आता है, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा था कि जीनोटाइप क्या होता है, सब टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिनोटाइप क्या होता है, सबके सब टॉल होते हैं। सेकंड जनरेशन में देखा कि जीनोटाइप में क्या होता है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी। इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। फिर हमने देखा फिनोटाइप में टॉल और डॉर्फ का रेशियो क्या रहेगा, 3:1। कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद हमने देखा था एक एग्जांपल, ये आप लोगों को मैंने बना के लाने के लिए बोला था, ट्राई किए इसको? हाँ, नहीं किए? अपना क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हो भाई आप लोग। चलो देखो मैं इसको सॉल्व करा देता हूं। क्या बोल रहा है, इन अ पी प्लांट द ट्रेट ऑफ फ्लावर्स बियरिंग पर्पल कलर, क्या है उनका कलर जो है, पर्पल कलर है, पीपी इज डोमिनेंट। फिर उसके बाद ओवर व्हाइट कलर स्मॉल पीपी, ये उसका रेसेसिव है। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस following the rules of inheritance of traits, state the visible characters of F1 and F2 progeny। पूरा अपने को सिस्टम को बताना है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा पेरेंटल जनरेशन। सबसे पहले आ जाएगा कौन सा जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट कर लेंगे। पेरेंटल जनरेशन में क्या लेना है, पेरेंटल जनरेशन में हमें एक प्लांट ऐसा लेना है जिसका फ्लावर हमेशा से कैसा रहेगा, पर्पल रहेगा, पर्पल कलर, जिसको हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इनका जो मैटिंग है किससे होगा, इनका मैटिंग होगा व्हाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट से, और इसका क्या रहेगा, स्मॉल पी रहेगा। कोई दिक्कत?
यहां से अगर हम गैमेट्स देखें तो गैमेट्स क्या मिलने वाला है हमको, यहां से गैमेट्स हमारे पास आने वाला है, जो गैमेट्स मिलने वाला है यहां से क्या मिलेगा, पी कैपिटल वाला और यहां से स्मॉल पी। ये गैमेट्स है इसका। अब इसके बाद देख लो, जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इस तरह से मीटिंग करेंगे, तो कैपिटल पी स्मॉल पी, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल पी स्मॉल पी, और इसका कलर क्या रह जाएगा, अब डोमिनेंट क्या रहेगा, पर्पल, मतलब कैपिटल पी, तो ये हो जाएगा पर्पल कलर का। मतलब फर्स्ट जनरेशन में जितने भी फ्लावर मिलेंगे वो सब के सब कैसे रहेंगे, पर्पल रहेंगे। ठीक, तो और ये जो आया है जनरेशन, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा F1 जनरेशन। ये यहां से क्या मिल गया हमको, F1 जनरेशन, ये हो जाएगा F1 जनरेशन। अगर हम F1 जनरेशन का क्या देखें, फिनोटाइप और जीनोटाइप देखें, तो यहां पर लिखा जा सकता है F1 जनरेशन का फिनोटाइप और जीनोटाइप। पहला हम बात कर लेते हैं फिनोटाइप का, तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर जीनोटाइप भी लिख लेते हैं। देखो फिनोटाइप जीनोटाइप, पहला फिनोटाइप क्या रहेगा, ऑल आर, सभी के सभी जो क्या रहेंगे, फिनोटाइप जो इसके पर्पल रहेंगे। कौन से कलर रहेंगे, क्या रहेंगे हिमल, पर्पल, ऑल आर पर्पल। ठीक है, और इधर पे इनका जीन क्या रहेगा, ऑल आर कैपिटल पी और ये स्मॉल पी। ठीक है, अब हम चलते हैं कहां पर, जब फर्स्ट जनरेशन के जो फ्लावर है इनमें क्या होने वाला है, इनमें अब क्रॉस होने वाला है। तो फर्स्ट जनरेशन के जब प्लांट आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, सेकंड जनरेशन। ठीक है, ये देख लो, अब फर्स्ट जनरेशन में क्या होने वाला है, सेकंड जनरेशन में आपस में अब क्या होने वाला है, फिर से मीटिंग होने वाला है। तो नेक्स्ट क्या मिलेगा, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में क्या हो जाएगा, ये क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ F1 जनरेशन। फर्टिलाइजेशन ऑफ F1 जनरेशन। अब जब F1 जनरेशन का यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसको हम लोग एक क्रॉस पुनेट स्क्वायर से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या मिला है, P और P मिला है, कैपिटल P स्मॉल p, तो इधर पे क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल P और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल p। ये अगेन क्या होगा, कैपिटल P और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल p। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर एक मेल है और एक फीमेल है। तो मेल को कैसे दिखाते हैं, मेल को हम दिखाते हैं इस तरह से, और फीमेल को कैसे दिखाते हैं, इस तरह से। इधर पे मेल है और इधर पे क्या है, फीमेल फ्लावर है। क्या होने वाला है, दोनों कैपिटल P है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल P। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कैपिटल P और एक क्या हो जाएगा, स्मॉल p। यहाँ पर अगेन एक कैपिटल P और एक क्या रह जाएगा, स्मॉल p, और यहाँ पर क्या रहेगा, दोनों दोनों स्मॉल p। जहां दोनों कैपिटल P है वो कौन से कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्पल, तो ये क्या हो जाएगा, पर्पल कलर। ये भी क्या हो जाएगा,
पर्पल कलर और ये भी पर्पल कलर, और ये क्या रहेगा, वाइट कलर। कोई दिक्कत है? अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो पहले बात कर लेते हैं अगर फिनोटाइप का, तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, फिनोटाइप में आप देख सकते हो दो ही है, पहला क्या है पर्पल और दूसरा क्या है वाइट। तो पर्पल रेशियो वाइट, पर्पल रेशियो वाइट, कितने पर्पल हैं 3 और वाइट कितने हैं, तो 3 रेशियो क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्या है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप रेशियो क्या होने वाला है, एक तो कैपिटल पी है, दूसरा क्या है एक कैपिटल पी और एक क्या है स्मॉल पी है, और उसके बाद दोनों दोनों क्या है स्मॉल पी है। इनका आपस में रेशियो देखो, कैपिटल पी कितने बार है, दोनों के दोनों एक बार है, कैपिटल पी स्मॉल पी कितने बार है 2 टाइम्स है, और बाकी स्मॉल पी 1 टाइम है। तो ये हो जाएगा जीनोटाइप रेशियो। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा था, मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस, जहां पर हमने दो डिफरेंट कैरेक्टर को लेकर के एक्सपेरिमेंट देखा था। जैसे एग्जांपल में क्या था, अगर एक सीड है जो येलो और राउंड है, ये डोमिनेंट है और उसका रेसिस्टिव क्या है ग्रीन और रिंकल्ड है, तो हमने देखा कि पहला जनरेशन जो आएगा उसमें सभी के सभी डोमिनेंट होंगे, मतलब येलो और राउंड होंगे, और उनका जो जीनोटाइप होगा क्या हो जाएगा वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। और इसके बाद हमने देखा कि ये सेकंड जनरेशन में जब जाकर क्या करेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो सेकंड जनरेशन में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 4 तरीके के पॉसिबल जीन पेयर को बनाएंगे। पहले में दोनों कैपिटल रहेंगे, फिर एक में एक कैपिटल एक स्मॉल, दूसरे में फिर एक कैपिटल एक स्मॉल, और फोर्थ जो बनेगा वो क्या रहेगा दोनों स्मॉल। ऐसा करके हमने देखा टोटल 16 वेराइटी बन रहा है। 16 वेराइटी में क्या पॉसिबल है, 4 तरह का पॉसिबिलिटी हमको देखने को मिला। एक क्या रहेगा येलो राउंड रहेगा, येलो रिंकल्ड रहेगा, ग्रीन राउंड रहेगा और ग्रीन रिंकल्ड रहेगा। तो हमने इसका जब रेशियो देखा तो दोनों डोमिनेंट दोनों रेसेसिव, इस तरह से जब रेशियो निकाला तो हमें क्या मिला फिनोटाइप का रेशियो मिला कि जहां पर दोनों डोमिनेंट हो 9 टाइम है, जहां दोनों रेसेसिव हो क्या है 1 टाइम है, और जहां पर कोई एक डोमिनेंट एक रेसेसिव हो वो 3 टाइम है। फिर हमने जीनोटाइप का रेशियो देखा तो उसमें पता चला कि दोनों कैपिटल वाई दोनों कैपिटल आर है, फिर यहां पर एक बार एक स्मॉल आर है और एक बार क्या है वाई स्मॉल है, और उसके बाद एक स्मॉल वाई एक स्मॉल आर है। ऐसा करके हमने 4 पहले बना लिया, तो ये 1 टाइम है, फिर ये दोनों 2 है और ये क्या है 4 टाइम है। इसके बाद हमने देखा कि 2 के बाद अब हम देख रहे हैं कि 2 डोमिनेंट रहेगा, लेकिन अब 2 डोमिनेंट कैसा वाला रहेगा, दोनों वाई डोमिनेंट हो गया, मतलब वाई कैपिटल है दोनों आर स्मॉल है। फिर 3 हो गया, 3 यहां पर स्मॉल हो गया एक कैपिटल हो गया। फिर उसका उल्टा हमने देखा कि दोनों आर डोमिनेंट हो गए, फिर यहां पर एक सिंगल आर बस डोमिनेंट होगा। तो ऐसा करने पे मिला कि 1 1 2 फिर ये 1 2 और लास्ट में सबके सब रेसेसिव हो गए, दो सिर्फ 1 ही है। ये था जीनोटाइप, ये हमने डायग्राम से भी अच्छे समझ लिया। ठीक, अब ये था मैंने आपको बना के लाने की बोला था कि ये एक्सपेरिमेंट रहेगा आप लोगों के लिए करके, होमवर्क क्वेश्चन था ये, तो इसको भी ट्राई नहीं किया होगा आप लोग है ना। देखो पहला हम देखेंगे क्या पी जनरेशन, पी जनरेशन मतलब पेरेंटल जनरेशन। फर्स्ट क्या जनरेशन है पेरेंटल जनरेशन है। पेरेंटल जनरेशन में क्या होने वाला है, पेरेंटल जनरेशन में हमारे पास क्या है टॉल और राउंड। देखो क्या क्या है टॉल है और राउंड है, और इसका जो जीनोटाइप है वो कैसा है, ये इसका तो फिनोटाइप हो गया। अगर हम इसके जीन के बारे में बात करें तो जीन क्या है देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है टॉल है और राउंड है। इसका हमने देखा मेटिंग किससे करा दो डॉर्फ, डॉर्फ और क्या है रिंकल्ड से।
तो ये हमें क्या मिल रहा है, देखो स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी हो जाएगा और दोनों स्मॉल आर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम गैमेट्स की बात करें तो क्या गैमेट्स ये ट्रांसफर करने वाले हैं, देखो गैमेट्स क्या ट्रांसफर होने वाला है, यहां से क्या मिलने वाला है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल आर। यहां से क्या आ जाएगा, एक स्मॉल टी और एक स्मॉल आर। ठीक, अब ये दोनों आपस में क्या ट्रांसफर करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल आर, और यहां से ये दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो बनने वाला हो गया, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। ये नेक्स्ट जनरेशन में, जो कि कौन सा जनरेशन होगा, F1 जनरेशन होगा, यहां बनने वाला है F1 जनरेशन में। समझ आया। तो F1 जनरेशन में आप देख पा रहे हो कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कौन अपीयर होगा, कैपिटल वाला। कैपिटल क्या रहेगा, टॉल। तो ये जो दिख रहा है इसका क्या रहेगा, टॉल हो जाएगा, और कैपिटल आर का क्या हो जाएगा, राउंड। तो टॉल रहेगा और साथ में क्या रहेगा, राउंड रहेगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, पहला चीज हम फिनोटाइप लिखेंगे, फिनोटाइप। और फिनोटाइप क्या हो जाएगा, फिनोटाइप देख लो सभी के सभी का जो फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा, ऑल आर टॉल एंड राउंड। दूसरा हम देखते हैं जीनोटाइप, सबका जीन कैसा रहेगा, ऑल आर, देखो जीन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या हो गया, F2 जनरेशन जाएंगे अब। तो F2 जनरेशन में क्या है, कितने पॉसिबिलिटीज हैं, F2 जनरेशन में यहां पर क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसमें किसमें होगा, ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। तो भाई जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो अपन डायग्राम बना देते हैं। ठीक, अब आप देख लो यहां पर टी और आर है, तो कितने पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट हम बात कर सकते हैं कि दो, एक क्या रहेगा कैपिटल टी रहेगा और एक क्या रहेगा कैपिटल आर। एक कैपिटल टी और एक क्या रहेगा स्मॉल आर रहेगा, फिर स्मॉल टी और कैपिटल आर, फिर दोनों दोनों क्या रहेगा स्मॉल आर। ये चार पेयर पॉसिबल है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिख देंगे, कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर स्मॉल टी और स्मॉल आर। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे क्या, मेल, और ये क्या हो जाएगा फीमेल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास क्या आ रहा है, कैपिटल टी कैपिटल आर आ रहा है, इसका मतलब एक कैसा वाला हो जाएगा, टॉल, और साथ में कैसा रहेगा, राउंड रहेगा। अगर कैपिटल टी और स्मॉल आर आ गया, इसका मतलब क्या रहेगा, टॉल तो रहेगा लेकिन साथ में क्या हो जाएगा, ये राउंड ना होके रिंकल्ड हो जाएगा। फिर स्मॉल टी और कैपिटल आर है, स्मॉल टी और कैपिटल आर क्या हो जाएगा, टॉल नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा डॉर्फ रहेगा, और साथ में क्या हो जाएगा राउंड हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट जो पॉसिबिलिटी है टी और स्मॉल आर रहा, तो कैसा रहेगा, ये
डॉर्फ और रिंकल्ड। कोई दिक्कत? अब यहां से देख लो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। दोनों कैपिटल टी है, दोनों कैपिटल आर है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, दोनों कैपिटल टी है, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है। अगले में देख लो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। फिर देख लो एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। नेक्स्ट दोनों टी क्या रहेगा, कैपिटल, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। यहाँ पर दोनों कैपिटल टी रहेगा और दोनों स्मॉल आर रहेगा। फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, अगले में क्या रहेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी और दोनों स्मॉल आर। नेक्स्ट में कैपिटल टी, स्मॉल टी और दोनों क्या रहेगा, कैपिटल आर। यहाँ कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर स्मॉल टी और दोनों कैपिटल आर। फिर लास्ट में स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इधर देख लो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी और दोनों स्मॉल आर। देन स्मॉल टी, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। और लास्ट में दोनों स्मॉल टी, दोनों स्मॉल आर। ठीक, अगर हम इसका जीनोटाइप रेशियो लिखे तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा जनरेशन है, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन का फिनोटाइप और जीनोटाइप देखते हैं। फिनोटाइप, देखो पहला क्या रहेगा, फर्स्ट टी और आर। टी आर मतलब ये हो गया टॉल और साथ में क्या हो गया, राउंड। इसको हम क्या बोलेंगे, टी और ये कैपिटल आर। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है कैपिटल टी और स्मॉल आर। तो ये क्या हो जाएगा, टॉल और साथ में क्या हो जाएगा, ये रिंकल्ड। नेक्स्ट अगला क्या हो जाएगा, स्मॉल टी और ये कैपिटल आर। मतलब ये क्या हो जाएगा, टॉल नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, डॉर्फ और क्या हो जाएगा, राउंड। नेक्स्ट आप देख सकते हो दोनों क्या रहेगा, स्मॉल टी और ये स्मॉल आर। तो क्या हो जाएगा, ये डॉर्फ डॉर्फ हो जाएगा और क्या रह जाएगा, ये रिंकल्ड। ठीक, आप रेशियो देखोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलने वाला है, रेशियो में आपको वैल्यू मिलने वाला है, दोनों डोमिनेंट कितने बार आएगा, 9 टाइम। एक डोमिनेंट एक रेसेसिव 3, कितने बार आएगा, 3। ये भी 3 और ये कितना रहेगा, 1। ये रेशियो है, आप यहां से काउंट करके चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम इसका जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप देखो कैसे मिलने वाला है। कितने टाइप है, 9 टाइप। चलो लिखने का ट्राई करते हैं इसको। सबसे पहले क्या रहेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, पहला हो गया। सेकंड क्या रहेगा, कैपिटल टी दोनों, एक कैपिटल आर और एक क्या रहेगा, स्मॉल आर। थर्ड क्या रहेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी और फिर दोनों क्या रहेगा, कैपिटल आर।
पहले सभी के सभी कैपिटल, फिर एक बस स्मॉल रहेगा दोनों में से, इसके बाद दोनों का एक एक क्या रहेगा कैपिटल और एक एक क्या रहेगा स्मॉल। ये 4 पहले मिल गया। इसका पांचों में क्या रहेगा, दोनों कैपिटल टी रहेगा और दोनों क्या रहेगा स्मॉल आर रहेगा। इसके बाद एक कैपिटल टी रहेगा, एक स्मॉल टी, और आर भी दोनों क्या रहेगा स्मॉल रहेगा। फिर इसके बाद देखो दोनों स्मॉल टी रहेगा और दोनों इसका कैपिटल आर हो जाएगा, है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा, एक दोनों कैपिटल टी रहेगा और एक दोनों स्मॉल टी, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। और लास्ट बचा 2 2 4 6 8, लास्ट क्या रहेगा, दोनों कैपिटल स्मॉल टी और दोनों स्मॉल आर। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? ये देखो क्लियर है। ये कितने बार रहेगा, 1 टाइम। और ये है 1 टाइम। ये कितने बार है, 2 टाइम। और ये भी कितने बार, 2 टाइम। ठीक है, ये देख लो लास्ट वाला अगर कंपेयर करना हो तो 1 टाइम, फिर ये दोनों 2 टाइम, फिर उसके बाद 4 टाइम। ये क्या रहेगा 4 टाइम, एक कैपिटल एक स्मॉल 4 रहेगा। फिर ये वाला जो है 1 टाइम, ये वाला 2 टाइम, फिर ये 1 टाइम और ये 2 टाइम्स, और ये क्या रहेगा 1। सबको काउंट करो 16 आना चाहिए। 5 और 5 5 15 और ये हो जाएगा 116। बस ऐसे हमको क्या करना रहेगा, इसको बनाना रहेगा। ठीक है, ये तो था पिछले क्लास का होमवर्क। अब देखते हैं आज का छोटा सा टॉपिक बचा है, इसको कवर कर लेते हैं। अभी हमने जो चीज देखा ये 3 लॉ को फॉलो करते हुए प्रोसेस हुआ है। अभी जो हमने देखा मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये 3 रूल को फॉलो करते हुए हुआ है। वो तीन रूल्स कौन कौन से हैं, जिन्हें हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। ये 3 रूल्स जो है, इसमें पहला रूल्स है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड रूल का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड जो रूल है इसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों का मतलब समझते हैं हम लोग। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि चाहे किसी भी जनरेशन में हो, हमेशा अपीयर कौन होगा, डोमिनेंट। कौन अपीयर होगा, रेसेसिव तभी अपीयर होगा जब वो रेसेसिव के साथ ही रहेगा। अगर डोमिनेंट एक भी रहा तो कौन अपीयर होगा, डोमिनेंट ही अपीयर होगा। ये है इसका मतलब। अब आप पढ़ के समझ सकते हो मिस मीनिंग। इन क्रॉसिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ अ पेयर, ओनली वन कैरेक्टर ऑफ पेयर अपीयर, सिर्फ एक ही कैरेक्टर उसमें से अपीयर होगा इन द F1 जनरेशन, दिस कैरेक्टर इज टर्म्ड एज डोमिनेंट। और वो जो कैरेक्टर अपीयर हो रहा है उसी का नाम क्या होगा, डोमिनेंट। while the one which does not express itself in F1 generation is termed recessive, और दूसरा जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो क्या कहलाएगा, रेसेसिव कहलाएगा। कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब यही है कि हमेशा जब भी क्या होगा, क्रॉसिंग होगा तो डोमिनेंट ही अपने आप को अपीयर कर पाएगा, रेसेसिव अपीयर नहीं कर पाएगा। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि जब भी ये आपस में क्रॉस होने वाले रहेंगे, कंबाइन होने वाले रहेंगे, तो सबसे पहले अपने आप को क्या करते हैं, ये सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्या बोल रहा है देखना, इसी को हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ प्योरिटी कहते हैं। एलिल और जीन्स रिमेन टुगेदर एंड सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन। जब भी इनको गेमेट का फॉर्मेशन करना रहता है, जब फ्यूज होना रहता है, तो फ्यूज होने से पहले क्या करते हैं, अपने आप को ये सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं जस्ट दिखाऊंगी मैं। दिस मीन्स दैट एलिल डू नॉट मिक्स इन द हाइब्रिड, और यू कैन से नॉन मिक्सिंग ऑफ एलिल। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ
गैमेट और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। देखो इसका मतलब क्या है, हमें किसी एक एग्जांपल में चलता समझ लेते हैं। जैसे इसी को हम देखते हैं, तो यहां पर आप देखो कि जब इन दोनों का आपस में मिक्स होना था, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, तो ये दोनों क्या किए, अब ये दोनों तो सेम सेम चीज है, सेम सेम चीज है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, सेपरेट होने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर मिक्स हो गए। अब सेकंड में आते हैं, जब इसको ट्रांसफर, जब इसको आपस में क्या होना था, आपस में फ्यूज होना था, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो सबसे पहले ये क्या हुए, अपने आप में सेपरेट हुए। कितने पार्ट में सेपरेट हुए, देखो 4 पार्ट में सेपरेट हुए। ये कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, सबसे पहले क्या हो रहे हैं, ये आपस में कंबाइन हो उससे पहले देखो ये क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। और यही तो सेपरेट होने का तरीका है, जिससे मिक्स होने का चांस नहीं रहेगा। पहले ही क्या हो रहे हैं, पहले खुद को अलग करके इंडिविजुअल बन रहे हैं। देखो ये इंडिविजुअल सिर्फ एक ही टी रह गया है ना, तो ये जो तरीका है क्या कहलाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। इनफैक्ट अगर हम कहां पर जाकर के देखें, अगर मोनो में भी जाकर के हम देखते हैं, ये देखो मोनो में, ये देख लो, अगर हम मोनो में भी जाकर के चेक करते हैं कहां पर F1 जनरेशन में, तो आप देखो कि ये दोनों कैपिटल टी था, फिर ये स्मॉल टी हो गया। तो पहले क्या हुआ, ये दोनों कैपिटल टी अपने आप को अलग किए, फिर एक कैपिटल टी देखो यहाँ पर गेमेट फॉर्मेशन में आया, यहाँ पर दोनों स्मॉल टी अपने आप को क्या किए, पहले अलग किए, फिर एक स्मॉल टी यहाँ पर आया, समझ आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये सेपरेट हो रहे हैं, ये दोनों कंबाइन थे पहले, फिर वो क्या हुए, सेपरेट हुए, और सेपरेट होकर के एक इधर पे ट्रांसफर हुआ। यही जो तरीका है पहले सेपरेट होकर के आगे इन्वॉल्व होने का, ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक में, तो ये है सेकंड रूल्स। मतलब जब भी इनको मीटिंग करना रहेगा तो पहले ही क्या होंगे, इंडिविजुअल बन जाएंगे, जो भी कंबाइन स्टेज में रहेंगे वहां से क्या बन जाएंगे, ये इंडिविजुअल बन जाएंगे। और थर्ड जो रूल है ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो कैरेक्टर को एक साथ फ्यूज करा रहे हैं तो भी उनका एक दूसरे पे कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। मतलब हमने अभी जो एग्जांपल देखा होमवर्क का, उसमें टॉल और क्या था, एक कैरेक्टर था क्या, एक हाइट का था, और दूसरा क्या था, दूसरा शेप का था, दूसरा जो है क्या था, सीड के शेप का। तो भाई ऐसा नहीं है कि जो सीड का शेप है राउंड, उसका इंपैक्ट उसके टॉलनेस या डॉर्फ पे पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा। मतलब जो टॉल है कि डॉर्फ है, ये वही जीन डिसाइड करेगा, भले एक साथ है, लेकिन कौन डिसाइड करेगा उसको, टॉल या जीन वाला, टॉल या जो टॉल होगा कि डॉर्फ होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, उसी का जीन डिसाइड करेगा। उसको जो राउंड या रिंकल्ड होगा ये वाला डिसाइड नहीं कर सकता। समझ आ रहा है। तो यही बोलना चाह रहा है कि बहुत सारे कैरेक्टर हैं प्लांट के अंदर, लेकिन हर कैरेक्टर का जो इंडिविजुअल जीन रहता है वही उसको कंट्रोल करता है। अगर आपस में हम उसको देखेंगे भी तो वो आपस में दूसरे को ऐसे अफेक्ट नहीं करेंगे। मतलब जो हाइट का जीन है वो हाइट को ही कंट्रोल करेगा, जो शेप का जीन है वो शेप को ही कंट्रोल करेगा, शेप का जीन जो है हाइट को कंट्रोल करने नहीं जाएगा, जो कलर का जीन है वो कलर को कंट्रोल करेगा। ये बात है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। समझ आया कि नहीं। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन टू और मोर देन टू पेयर्स, जब हम दो से ज्यादा जो जीन के पेयर हो एक साथ उसको रखने की बात करते हैं, ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, जब दो से ज्यादा कैरेक्टर वाले जो भी हम जीन है उनको आपस में क्या कराते हैं, फ्यूज कराते हैं, तो एक दूसरे का आपस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। द इनहेरिटेंस ऑफ एनी वन पेयर इज नॉट अफेक्टेड, क्या बोला है, द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर। समझ आ रहा है। मतलब हाइट का अगर हम बोले कि शेप से या कलर से कोई लेना देना है क्या, तो कोई लेना देना नहीं है। समझ आया। अगर कैपिटल टी रहेगा तो टॉल होगा, स्मॉल टी रहेगा दोनों तो क्या रहेगा, डॉर्फ। इसका उधर शेप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि शेप जो है राउंड है कि रिंकल्ड है, कोई दिक्कत। तो ये तीन लॉ है, पहला क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि हमेशा डोमिनेंट जीन ही अपीयर होगा, रेसेसिव अपीयर अपने आप को तभी कर पाएगा जब पूरे सब क्या रहेंगे, रेसेसिव रहेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी क्या बोलता है कि फ्यूज होने से पहले वो आपस में क्या होते हैं, इंडिविजुअल हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। तीसरा क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कहने का मतलब एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर से कोई लेना देना
नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। अब जो भी ट्रेट है वो कैसे एक्सप्रेस होता है, तो भाई सिंपल सा बात है, हर ट्रेट का एक क्या रहता है, डिफाइंड जीन रहता है। वो जीन ही क्या करता है, उस तरह का हार्मोन को रिलीज कराता है, और उस तरह के हार्मोन जो रिलीज होंगे उस जीन की वजह से, अगर हार्मोन ज्यादा होंगे, देखो कोई भी जो जीन होता है, जैसे हाइट का जीन है, तो हाइट का जीन क्या करेगा, हाइट के लिए हार्मोन रिलीज करवाएगा। अगर हाइट के लिए जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, अगर हार्मोन सफिशिएंट अमाउंट में हो रहा है तो उसका डोमिनेंट वाला कैरेक्टर आ जाएगा, और अगर हार्मोन कम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, रेसेसिव वाला आ जाएगा। अब हाइट में दो पॉसिबिलिटी है, मान लो हाइट का जीन आया, हाइट के जीन की वजह से हाइट का क्या आ गया, हार्मोन आ गया। अब हाइट का जो हार्मोन है अगर सही तरीके से रिलीज हुआ तो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हाइट आएगा। डोमिनेंट हाइट मतलब टॉल हाइट आएगा, समझ आ रहा है। लेकिन अगर हार्मोन ठीक से नहीं हुआ, हार्मोन का ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ, तो बॉडी स्ट्रक्चर ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। समझ आया। और इस तरह से पूरा इस ट्रेट का अपीयरेंस हमको दिखता है। देखो पहले जो लिखा हुआ है उसको मैं समझा देता हूं, फिर उसका फ्लो चार्ट से एकदम सिंपल तरीके से समझा दूंगा उसको। सेल्यूलर डीएनए इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। कोई भी सेल बनेगा, कोई भी सेल बनेगा, बॉडी तभी बनेगा जब सेल बनेगा। तो सेल के बनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका प्रोटीन आना, और इसके प्रोटीन को कौन, प्रोटीन कैसे बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा, डीएनए। कौन डिसाइड करेगा, और डीएनए के अंदर भी कौन डिसाइड करेगा, जीन। मतलब जीन जैसा इंफॉर्मेशन देगा वैसा यहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। सारा इंफॉर्मेशन किसके पास रहता है, जीन के पास। डीएनए के अंदर जो जीन है वही क्या करता है, आगे इंफॉर्मेशन देता है। तो सेल्यूलर डीएनए एक्चुअल में अगर हम बड़े पार्ट डीएनए को बोले तो डीएनए ओवरऑल क्या है, वही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। जैसा डीएनए रहेगा वही वैसे इन्फॉर्म करेगा कि जाओ भैया ऐसा स्ट्रक्चर बना दो, तो वैसी स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो डीएनए क्या है, जो सेल के अंदर डीएनए है, डीएनए इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन रखता है वो, फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। समझ आया। कैसा हमारे बॉडी का सेल बनने वाला है उसका इंफॉर्मेशन कौन रखता है, डीएनए। डीएनए क्या करेगा, उस तरह का प्रोटीन आगे बनाने का आदेश दे देगा, फिर उसके बाद वैसा ही सेल तैयार। प्रोटीन से क्या बनता है, सेल। प्रोटीन से क्या बनता है, सेल। ठीक है, तो ये लाइन अगर समझ आ गया होगा तो बाकी सारा कुछ क्लियर है आप लोगों को। डीएनए क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा कि इस तरह का प्रोटीन बनाओ, और उस तरह के प्रोटीन से क्या बनने वाला है, उस तरह का सेल बनने वाला है। समझ आया। कहने का मतलब यह है कि हमने क्या किया, मिस्त्री को ऑर्डर दिया कि भाई ये काम करो, जाओ ऐसा बना दो। तो हमारा जो डीएनए है कौन है, हमारा डीएनए मिस्त्री। हमने ऑर्डर दिया, अब मिस्त्री क्या करेगा, अपने पूरे मटेरियल को वैसे ही तैयार करवाएगा, जैसा मटेरियल बनेगा वैसा हमारा क्या बनेगा, बिल्डिंग बनेगा। समझ आ रहा है ना। तो डीएनए कौन हो गया, मिस्त्री। मिस्त्री के पास हम इंफॉर्मेशन दे दिए, मतलब एक्चुअल में इंफॉर्मेशन किसके पास रहता है, मिस्त्री के पास रहता है। हमसे डील करने के बाद मिस्त्री के पास इंफॉर्मेशन रहेगा, फिर वो क्या करेगा, वो जा करके उस तरह से मटेरियल तैयार करवाएगा, और जैसा मटेरियल रहेगा वैसा क्या बनेगा, बिल्डिंग बनेगा। समझ आएगा नहीं। अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। अब देखो एक जो डीएनए होता है ना, वो पूरे ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन रखता है, लेकिन एक डीएनए जो रखता है वो सारे इंफॉर्मेशन को अलग अलग रखता है, और वो हर अलग अलग इंफॉर्मेशन को रखने का जो पार्ट है उसका नाम क्या है, जीन है। एक डीएनए क्या है, डीएनए कंप्लीट है। डीएनए क्या है, कंप्लीट बॉडी का इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस डीएनए के अंदर क्या है, कान कैसा बनेगा, नाक कैसा बनेगा, आंख कैसा बनेगा, हाथ कैसा बनेगा, बाल कैसा बनेगा, हर एक का इंफॉर्मेशन है। तो हर एक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, अलग अलग सेपरेट रखता है। एक एक अपने असिस्टेंट को जिम्मेदारी देके रखता है कि जा तू कान बनाना, जा तू आंख बनाना, कान बनाना, आंख बनाना, नाक बनाना, है ना, और बनाना बना देना। ठीक है, तो नहीं समझ आया, बनाना। चलो तो हर जो डीएनए रहता है वो डीएनए क्या करता है, हर डीएनए मतलब डीएनए क्या करता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को अपने एक एक असिस्टेंट को देके रखा रहता है, और असिस्टेंट का नाम क्या है, जीन। समझ आ रहा है। ये अलादीन का और चिराग वाला जीन नहीं है ना, ये क्या है, ये हमारे बॉडी वाला जीन है। तो ये जो जीन क्या करेगा, एक जीन के पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, ज्यादा डिमांड करता है नहीं देता, बस एक ही इंफॉर्मेशन रख, सबको मिक्स करके इधर फिर हलवा बना देगा। इसलिए क्या है, एक जीन के पास एक इंफॉर्मेशन। तो वो जीन क्या कहलाएगा, देखो अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। एक जीन जो है एक ही इंफॉर्मेशन रखेगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फॉर वन पर्टिकुलर प्रोटीन, और वो एक प्रकार का ही प्रोटीन बनाएगा। समझ आया। इज कॉल्ड जीन फॉर दैट प्रोटीन, और उस प्रोटीन के लिए वही वो जीन क्या रहेगा,
उसका काम करने वाला है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो डीएनए का वो सेक्शन जो एक तरीके के प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उस प्रोटीन का जीन कहलाएगा। समझ आ रहा है? हर प्रोटीन का अलग अलग जीन, मतलब नाक बनाना है तो नाक के लिए किस तरह का प्रोटीन रिलीज करना है ये कौन बताएगा? उसका जीन बताएगा। हाथ के लिए कैसा प्रोटीन चाहिए ये कौन बताएगा? उसका जीन बताएगा। समझ आया? जैसे शादी होता है तो भाई शादी में हर कोई के पास अलग अलग जिम्मेदारी रहता है, खाने की जिम्मेदारी। अच्छा चलो दूर कहाँ जा रहे हैं अपन लोग, बस एक खाने पीने के सिस्टम में ही चले जाते हैं। खाने पीने के सिस्टम में अगर मान लो 20 प्रकार का वैरायटी है तो 20 प्रकार की वैरायटी की जिम्मेदारी क्या रहती है? अलग अलग इंसानों के पास रहती है। जाओ भैया चावल वो बांटेगा, बनाएगा, पूरा मतलब बनाने बांटने सबका जिम्मेदार उसके पास में। गुपचुप किसी एक के पास में, चाट किसी एक के पास में, है ना, चाउमीन किसी एक के पास में, सब्जी किसी एक के पास में। तो हर एक का इंफॉर्मेशन किसके पास रहता है? एक एक के पास रहता है। तो वही क्या है? जीन है ये। कोई दिक्कत समझने में? अब देखो जीन कैसे काम करता है। जीन मेक्स एंजाइम। जीन क्या बनाएगा? एंजाइम बनाएगा। अब एंजाइम क्या है? एंजाइम वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को आगे चल के क्या करता है? रिएक्शन को इनिशिएट करता है, रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है। जैसे कि लैक्टोबैसिलस, अगर मिल्क में लैक्टोबैसिलस आया तो वो क्या करते हैं? उसको कर्ड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एंजाइम जो होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो जीन मेक्स एंजाइम। अब एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम मेक्स हार्मोन। अब एंजाइम क्या करेगा? हार्मोन बनाएगा। एंजाइम क्या करेगा? हार्मोन। देखो जीन ने क्या किया? जीन ने क्या किया? जीन ने क्या किया? एंजाइम बनाया। और एंजाइम ने क्या किया? हार्मोन रिलीज कराया, हार्मोन बनाया। एज वी नो दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ। और उस हार्मोन की वजह से क्या होगा? उसका ग्रोथ होगा। समझ आया? हार्मोन की वजह से क्या होगा? उसका ग्रोथ। अब भाई इतना पढ़ लिए सब तो समझ आ ही गया है। जैसे कि हमारे हमारे जो मेल और फीमेल है उसमें क्या होता है? प्यूबर्टल एज के बाद में एक पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी का क्या होता है? ग्रोथ होता है ना। हमारे बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्रोथ कब होता है? जब हार्मोन रिलीज होता है। मेल में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या होता है? बॉडी ग्रोथ कराता है। प्रोजेस्टेरोन कब होता है? जब प्रेगनेंसी होता है तब रिलीज होता है। तो ये सब हार्मोन है ना, हार्मोन की वजह से क्या होता है? बॉडी का ग्रोथ होता है। तो वही हम लोग यहाँ प्लांट का रेफरेंस लिए हैं, तो प्लांट में भी क्या होगा? जब हार्मोन आएगा तो उसका ग्रोथ होगा। अब हार्मोन क्यों आया? एंजाइम की वजह से। एंजाइम क्यों आया? उस जीन की वजह से। समझ आ रहा है? ठीक है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन फॉर्म्ड विल डिटरमाइन द प्लांट्स कैरेक्टर। अब वो हार्मोन कैसा है, हार्मोन का क्वांटिटी कैसा है, ये डिसाइड करेगा कि उसका ग्रोथ कैसा होगा। अब जब ग्रोथ होगा तो कोई भी जो कैरेक्टर, उसके दो ट्रेट हो सकते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। अगर हार्मोन ठीक ठाक रहा तो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट होगा, अच्छा ग्रोथ होगा। और अगर हार्मोन अच्छा नहीं रहा, कम रहा, तो रिसेसिव हो जाएगा। अब बात समझ आया कि नहीं आया? मतलब हाइट का कम हो जाना या ज्यादा हो जाना, या फिर अगर देखा जाए तो हम मटर के दाने की बात करें तो उसका राउंड हो जाना या रिंकल्ड हो जाना, उसके कलर का चेंज हो जाना, कलर का जैसे पॉड का हम छिलके का बात करें तो ग्रीन हो जाना, येलो हो जाना, डोमिनेंट रिसेसिव किस बात पर डिपेंड करता है? हार्मोन पे डिपेंड करता है। समझ आया कि नहीं? तो यहां पर देखो आगे बोला जा रहा है कि ये जो हाइट है इसका ग्रोथ किस बात पर डिपेंड करेगा? हार्मोन पे। द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट। इसका जो भी क्या रहेगा, कैरेक्टर रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि हार्मोन कैसा बन रहा है। और हार्मोन किस बात पर डिपेंड करेगा? द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। वो जिस प्रोसेस से बन रहा है वो प्रोसेस कितना एफिशिएंट है, उस बात पे डिपेंड करेगा कि हार्मोन कितना ज्यादा रिलीज होगा। समझ आया? आप देख सकते हो, मान लो कंसिडर एन एंजाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। हार्मोन बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो, इफ द एंजाइम वर्क एफिशिएंटली, अगर एंजाइम ठीक ठाक काम किया, कौन? अगर एंजाइम ठीक ठाक काम किया भाई। अब देखो मिस्त्री ने क्या किया? मिस्त्री ने जो है आगे सब लोगों को काम तो दे दिया, अब वो लोग काम नहीं करेंगे तो बात तो बिगड़ जाएगा ना। अगर बाकी जो भी लेबर लोग हैं अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो बिल्डिंग अच्छे से बन पाएगा क्या? कहीं भी हो सकता है एक आध ईंट को इधर उधर कर देंगे तो टेंट पे चेक बन जाएगा। मटेरियल ठीक से नहीं मिला रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जीन ने तो यहाँ किसको इंस्ट्रक्ट कर दिया है? एंजाइम को।
अब एंजाइम अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो हार्मोन ठीक से नहीं बनेगा। तो वही बोला जा रहा है कि इफ द एंजाइम वर्क्स इफिशिएंटली अ लॉट ऑफ हार्मोन विल मेड। अगर एंजाइम बढ़िया काम किया तो ठीक से क्या बनेगा, हार्मोन बनेगा। और उस कंडीशन में हाइट क्या हो जाएगा, टॉल। हम लोग किसका एग्जांपल ले रहे हैं, हाइट का। तो हाइट क्या हो जाएगा, टॉल। इफ द जीन फॉर एंजाइम हैज एन अल्ट्रेशन, अब उसका जीन क्या कर देगा, अब उसका जीन जो है अल्ट्रेशन मतलब उल्टा हो गया, ठीक से काम नहीं करवाया, तो यहां पर एंजाइम विल बी लेस एफिशिएंट। अब जीन अगर ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया तो एंजाइम ठीक से काम कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो एंजाइम विल बी लेस एफिशिएंट। अगर मान लो हो सकता है कि ये जीन जो है ठीक से उसको समझा नहीं पाया होगा, एंजाइम को सही तरीके से उसको आगे रिलीज नहीं किया होगा, तो भाई एंजाइम जो है अब इस बार अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो एंजाइम विल बी लेस एफिशिएंट। और अगर एंजाइम लेस एफिशिएंट होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, hence the amount of hormone produced will be less। तो हार्मोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, स्मॉल प्लांट या फिर क्या बन जाएगा, डॉर्फ। दिस प्रूव दैट ट्रेट्स या कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय जीन ओनली। और इससे बाद प्रूफ हो गया कि कैरेक्टर को या ट्रेट को कौन कंट्रोल करता है, जीन ही कंट्रोल करता है। ये बात समझ आया कि नहीं है। इस पूरे कहानी को हम एक फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गया, एक जीन। देखो इस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जीन है, जीन क्या रिलीज करेगा, एंजाइम। एंजाइम क्या बनाएगा, हार्मोन। हार्मोन से क्या आएगा, ट्रेट या कैरेक्टर आएगा, है ना। तो देखो जीन ने क्या बनाया, एंजाइम। अब एंजाइम अगर क्या है, एंजाइम अगर एफिशिएंट है, क्या है, एफिशिएंट है, बढ़िया से काम कर रहा है, तो मोर हार्मोन्स रिलीज होगा। हार्मोन क्या होगा, ज्यादा रिलीज होगा। हार्मोन क्या आ जाएगा, अच्छे से ठीक ठाक रिलीज होगा। हार्मोन सही तरीके से रिलीज होगा, इफिशिएंट रहेगा, हार्मोन मोर रिलीज होगा। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डोमिनेंट ट्रेट आएगा। कौन आएगा, डोमिनेंट ट्रेट्स। अगर एंजाइम ठीक से काम नहीं किया, मतलब एंजाइम लेस एफिशिएंट हो गया, तो उस कंडीशन में हार्मोन भी क्या रहेगा, लेस रहेगा। और क्या आ जाएगा, रिसेसिव ट्रेट रहेगा। समझ पाए कि नहीं, हो गया ठीक। चलो अब हमारा एक लास्ट टॉपिक आता है, इसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब कैसा जेंडर आने वाला है जो नया बच्चा आएगा, ठीक है, वो डिसाइड होता है। तो वो कौन डिसाइड करता है, क्रोमोसोम। कौन डिसाइड करेगा, क्रोमोसोम। कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस। जो हमने गैमेट्स देखा ना, गैमेट्स में क्या रहता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, एक थ्रेड स्ट्रक्चर का क्रोमोसोम। समझ आया। अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन इस टॉपिक का मीनिंग क्या है, द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब वो प्रोसेस जिससे नया आने वाला जो इंडिविजुअल है उसके सेक्स का इंफॉर्मेशन मिल सके, वो क्या कहलाएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या है इसका मतलब, नए वाले का जेंडर। देखो जब अगर हम मार्केट में निकल जाएं और सेक्स वर्ड का यूज कर दे तो एकदम बवाल हो जाएगा, लेकिन बायो में क्या है, वो कॉमन है भाई। ये इसका मतलब जेंडर होता है। क्या होता है इसका मतलब, जेंडर। एक बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट में और एक आम जनता में यही अंतर होता है सोच में। जब मैं 10th पढ़ाता हूं और पहली बार जब इसका जिक्र करता हूं तो बच्चे लोग ऐसे ऐसे करके हंसते हैं, है ना। नॉर्मल टीचर लोग इसीलिए बायो पढ़ाने की हिम्मत भी नहीं दिखा पाते। वो लोग हाँ ठीक है हो गया, चलो चलो चलो। समझ आ रहा है, क्योंकि आप जिस इन्वायरमेंट से आए रहते हो, आप लोगों के लिए भी इसको कॉमन बिहेव करना डिफिकल्ट रहता है। मैं समझता हूं इस बात को, इसीलिए थोड़ा सा हंस लो, बढ़िया से एंजॉय कर लो, क्योंकि इसके बाद तो हंस भी नहीं पाओगे ना। अब तो इसको यूज ही करना है। कोई चीज जो है एक बार आए, एक बार हंस सकते हो, लेकिन अब उसको क्या करना है, उसको हमें एक्सेप्ट करके चलना है। तो उसको हंस पाओगे क्या, इसलिए सब चलता है ना शुरुआत में, ठीक है। अब हम लोग इतना डीप में पढ़ चुके हैं, मतलब इतनी चीजें जान चुके हैं, अभी तो बहुत कॉमन बात है ना। तो देखो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने देखा कि कोई भी जो आने वाला बच्चा है उसका जेंडर कैसे डिसाइड किया जाएगा, वो मेल होगा कि फीमेल होगा। अगर हम सेक्स की बात करें, दो तरीके का सेक्स होता है, पहला क्या, मेल, और दूसरा क्या हो जाएगा, फीमेल। तो यहां पर देखो, इन ह्यूमन बीइंग द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। ये किस बात पे डिपेंड करेगा, जीन पर डिपेंड करेगा, जेनेटिक्स पर डिपेंड करेगा कि उसका जो सेक्स है कैसा होने वाला है। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो इन ऑल ह्यूमन बीइंग देयर आर
23 पेयर, पेयर में हर जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर क्या होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, कितने पेयर होते हैं, 23। 23 पेयर का मतलब कितना हो जाएगा, डबल कर दो तो 46। कितना हो जाएगा, 46। क्या होता है, क्रोमोसोम। ठीक है, तो हम इसको हमेशा सेट में रखते हैं, सेट मतलब दो दो के पेयर में। तो कितने पेयर हो गए, 23। कहने का मतलब मेरे अंदर भी कितना है, 23 सेट है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर जितने भी ह्यूमन बीइंग है सबके अंदर कितना है, 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, आउट ऑफ विच, और उस 23 को अगर हम डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आउट ऑफ विच, उसमें का जो 22 पेयर है, कितना पेयर, 22 पेयर। इस 22 पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, ऑटोजोम। क्या बोलते हैं, ऑटोजोम। ये जो 22 पेयर है ना, ये मेल और फीमेल दोनों में सेम रहता है। ध्यान से समझना, इसको एक बार में समझ आ जाएगा, अच्छे सुनना। जो 22 पेयर है वो मेल और फीमेल दोनों में क्या रहता है, सेम रहता है, दोनों में सेम ही है। कितना, 22। और इसलिए उसका नाम क्या है, ऑटोजोम। सिमिलर इन मेल्स एंड फीमेल्स। लेकिन जो एक पेयर है, वन पेयर, 23 में 22 दोनों में क्या हो गया, सेम। एक पेयर क्या है, डिफरेंट है। वन पेयर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। जो एक पेयर है वो दोनों में क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स। समझ आया, मतलब 22 पेयर मेल और फीमेल दोनों में सेम है, बस एक पेयर दोनों में क्या है, अलग है। समझ आया। तो जो एक पेयर अलग है उसको हम लोग एक इंग्लिश के लेटर से रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा रखते हैं। पहली बात ये समझ आया कि नहीं आया, कि जो कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23। 23 में 22 क्या रहते हैं, सेम। उसका नाम क्या है, ऑटोजोम। क्या नाम है, और एक जो है क्या रहता है, अलग रहता है, उसका नाम क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। क्या नाम है उसका, सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि सेक्स वही डिसाइड करने वाला है, जेंडर वही डिसाइड करने वाला है। अब देखो कैसे होगा, इन मेल सेक्स क्रोमोसोम, मेल के अंदर क्या है, जो एक सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या रहता है, एक्स वाई पेयर में रहता है, एक एक पेयर। तो देखो एक पेयर का जो जीन है उसका नाम क्या है, एक्स वाई। ये वही जीन है जैसे हम लोग देख रहे थे ना, टी टी पी पी, है ना, ये वही समझ लो। क्या रहता है उसमें, एक्स और वाई। एक का नाम क्या है एक्स और एक का नाम क्या है वाई। किसके अंदर है, ये मेल के अंदर। बट फीमेल के अंदर देखो आप, इन द फीमेल सेक्स क्रोमोसोम क्या रहता है, दोनों में एक्स और एक्स रहता है। ये बात समझ आया कि नहीं आया। फीमेल में क्या रहता है, दोनों सेम रहता है, एक्स और एक्स जो सेक्स क्रोमोसोम है। लेकिन मेल में क्या रहता है, एक्स और वाई दो अलग रहता है। कोई दिक्कत है, कहने का मतलब 22 का तो हमको बात ही नहीं करना है, सिर्फ किसका बात करना है, एक का। एक जो सेट है वो फीमेल के अंदर क्या है, दोनों एक्स ही है, और मेल के अंदर क्या है, एक्स और वाई है, मतलब डिफरेंट है। वो जो एक पेयर है उसमें दोनों क्या है, अलग अलग है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, अब इस बात को मैं थोड़ा पहले समझा देता हूं। अभी हमने क्या देखा, जैसे हम मेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मेल। तो मेल के अंदर क्या रहेगा, जो 22 है, देखो मेल के अंदर टोटल कितना रहेगा, 23 सेट। फीमेल के अंदर कितना रहेगा, 23 सेट रहेगा। इस 23 में अगर हम बात करें तो पहला क्या रहता है, पहला रहता है ऑटोजोम। फर्स्ट क्या रहेगा, ऑटोजोम। ऑटोजोम, ऑटोजोम कितना रहेगा, 22। ऑटोजोम कितना हो जाएगा, 22। यहां भी कितना रहेगा, 22। ये देखो 22 क्या हो गया इनका, ऑटोजोम। कोई दिक्कत यहां तक में। अब इसके बाद एक जो बचा उसका नाम क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोजोम और एक का नाम क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो एक पेयर है उसको अगर हम देखें तो मेल में क्या रहेगा, वो मेल में रहेगा एक्स और वाई, और फीमेल में क्या रहेगा, दोनों दोनों एक्स और
एक्स, मतलब ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। तो अब देखो यही जो एक्स वाई है यही डिसाइड करने वाला है। कौन डिसाइड करने वाला है, ये जो एक्स वाई है और ये एक्स एक्स है। अब देखो मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स का फ्यूजन हुआ जो कि रिप्रोडक्शन में होता है। तो जब मेल और फीमेल, मेल का स्पर्म और जो फीमेल है उसका ओवा, दोनों के पास क्या है, स्पर्म के पास क्या है, एक्स वाई। एक्चुअल में स्पर्म जब फीमेल की बॉडी में जाता है तो क्या लेके जाता है, सही मायने में ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है। क्या लेके जाता है, ये इंफॉर्मेशन। स्पर्म के अंदर क्या है, स्पर्म के अंदर जो जीन है उसमें क्या है, यही तो है। समझ आएगी नहीं, जो स्पर्म मेल के बॉडी से जाता है कहां, फीमेल के बॉडी में, वो क्या लेके जा रहा है, यही एक्स और वाई का इंफॉर्मेशन। समझ आया। अब मान लो जो स्पर्म गया, अगर उस स्पर्म ने इसमें का एक्स और वाई में का क्या दे दिया, एक्स दे दिया। क्या दे दिया, एक्स दे दिया। देखो अगर उसने क्या किया, ये है मेल जिसके पास क्या है, एक्स और वाई दोनों हैं, ठीक, और ये क्या है, फीमेल। चलो मुझे मुंडी दिखाने की जरूरत नहीं इसको, तो हाँ ऐसे कर दूं। ये देखो ये क्या है, मेल है जिसके पास क्या है, एक्स और वाई है, ये है एक्स और वाई। और ये फीमेल है जिसके पास दोनों दोनों क्या है, एक्स है, ठीक। जब दोनों में क्या हुआ, फ्यूजन, ये आ गया मेल का एक्स और वाई, ये क्या है, स्पर्म, एक्स और वाई, और ये है फीमेल का ओवा। फीमेल जो है हर कंडीशन में सिर्फ एक ही चीज रिलीज कर सकता है, वो क्या है, एक्स। दोनों क्या है उसके पास, एक्स ही है तो एक्स ही हो देगा ना। फीमेल से क्या मिलेगा, फीमेल को ओवा से क्या मिलेगा, ओवा से मिलेगा एक्स, ओवा से क्या मिलेगा, एक एक्स मिलेगा। और स्पर्म से क्या मिल सकता है, एक्स और वाई दोनों। मान लो जब फ्यूजन हुआ, जब मेटिंग हुआ, मतलब जब स्पर्म गया फ्यूजन करने के लिए ओवा के पास, और ओवा को उसने अपना क्या दे दिया, एक्स दे दिया। क्या दे दिया, एक्स दे दिया। जब इसने एक्स दे दिया, जब इसने क्या कर दिया, एक्स दे दिया, तो जब इसने एक्स दे दिया तो भाई फीमेल का भी एक्स और मेल का भी एक्स, तो इसका जो क्रोमोसोम है क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स। और एक्स एक्स अगर किसी सेक्स क्रोमोसोम का बात करेंगे तो वो किसका होता है, फीमेल का। और यहां पर जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा वो क्या हो जाएगा, फीमेल। समझ आया। अब मान लो स्पर्म अपना क्या दे देगा, वाई दे देगा। स्पर्म क्या दे देगा, और फीमेल से तो एक्स ही मिलना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो नया ऑफस्प्रिंग आने वाला है उसका क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और ये क्या बन जाएगा, मेल। समझ आया कि नहीं। कहने का मतलब कौन मेल होगा कि कौन फीमेल होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसको डिपेंड करेगा, और स्पर्म किससे निकलेगा, मेल से। मतलब मेल ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो ऑफस्प्रिंग आने वाला है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, इसमें फीमेल का कोई रोल नहीं है। पहले के जमाने में फोकट में क्या है, जो फीमेल रहती थी लड़कियां, इन लोगों को सताया जाता था कि आपसे मतलब बच्चा पैदा जो हो रहा है लड़का नहीं हो रहा है करके। उन लोगों को साइंस पढ़ाया गया, समझाया गया, तब बात समझ आया कि इसमें फीमेल का कोई रोल नहीं है। किसका रोल है इसमें, सिर्फ मेल का रोल है। क्योंकि जो बच्चा पैदा करने के लिए जो मेल होगा कि फीमेल होगा, तो सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट किसके अंदर है, मेल के अंदर है, उसी के पास एक्स और वाई दोनों है। फीमेल से तो क्या मिलने वाला है, सिर्फ एक्स मिलने वाला है। समझ आया कि नहीं। ये है भाई पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस। इसको अपन दूसरे पेज में लेके जा सकते हैं। देखो इसको मैं यहाँ पे अच्छे से और समझा देता हूँ आप लोगों को। अगर हम बात करें किसका, मेल का, है ना, तो मेल के पास क्या होता है, एक्स और वाई दोनों होता है। इधर पे क्या है, फीमेल। तो मेल के पास है क्या, एक्स और वाई दोनों, और इसके पास क्या, सिर्फ एक्स और एक्स। जब भी क्या होगा, मेटिंग होगा। अब इस मेटिंग के प्रोसेस में, इस मेटिंग के प्रोसेस में इधर से क्या आने वाला है, एक्स, और इधर से क्या आ गया, अगर मान लो एक्स आ गया।
इधर से आ गया x और इधर से तो x ही आने वाला है, तो जो भी नया ऑफ स्प्रिंग आएगा उसका क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, इसका क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, x और x, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, फीमेल। ये क्या हो जाएगा, फीमेल, ठीक है। न्यू जो न्यू ऑफ स्प्रिंग होगा वो क्या होने वाला है, फीमेल। अब देखो, मान लो इधर से क्या मिल रहा है, इधर से तो भाई सवाल ही नहीं कुछ और मिलने का, क्या मिलेगा यहाँ से, एक से ही मिलेगा। और इधर से क्या मिल गया, इधर से मान लो क्या मिल गया, इधर से y मिल गया। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो गया x और y। तो अगर x और y मिल गया तो बताओ ये क्या हो जाएगा, मेल। कोई दिक्कत, चलो तो ये हम लोग समझ गए इसको अच्छे से। अब जो पॉइंट लेगा उसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि अब तो आसान हो गया हमारे लिए ना। देखो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, इफ एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल फ्यूजेस विथ एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल देन न्यू बॉर्न विल बी फीमेल सेक्स। तो नया वाला क्या हो जाएगा, फीमेल सेक्स। इफ वाई क्रोमोसोम ऑफ मेल फ्यूजेस विथ एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल देन न्यू बॉर्न विल बी मेल सेक्स, दैट इज एक्स वाई हो गया। तो यहां तक बात क्लियर हो गया कि सो इट इज क्लियर दैट मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। कोई दिक्कत, तो हमने हेरिडिटी को पूरा पढ़ लिया। ये रिप्रोडक्शन के बाद पढ़ना इसको एक काफी जरूरी चैप्टर है, जैसे कि पूरा कथा सुनने के बाद प्रसाद लेना जरूरी है, या पूरा हवन होने के बाद स्वाहा बोलना जरूरी है, इसीलिए रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद हेरिडिटी को पढ़ना जरूरी ही था, ठीक है। तो समझ आ गया हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, और उसके बाद जो नया बच्चा आया उसके बारे में भी हमको पूरा समझ आ गया, ठीक। कोई दिक्कत, चलो अब देखो दिमाग में कितना देर तक के रुक पाए या न रुक पाए, आप कितना अच्छे से लिख पाओ या नहीं लिख पाओ ये तो बात अलग है, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकते कि बायो के ये 3 चैप्टर को पढ़ने में, हेरिडिटी हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, लाइफ प्रोसेस पढ़ने में मजा नहीं आया, ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। मैं पढ़ाया हूँ, मतलब बायो में उसकी मैं बात बोल रहा हूँ, आया ना। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, देखो बायो के ना ये तीनों चैप्टर को पढ़ाने का मेरा पर्पस ये रहता है, क्योंकि एग्जाम में आए, एग्जाम में लिखी ये अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो 3 चैप्टर है हर इंसान के जिंदगी में काम आने वाला चीज है। लाइफ में जब तक के जियोगे ऐसा बात नहीं है कि ये तीनों चैप्टर में से कोई चीज आपको काम नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि तीनों चैप्टर को मैं ही पूरा पढ़ाऊँ करके। तो मैं ये मानता हूँ कि अब मेरा एक ड्यूटी जो है